आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एक फोकस करेंगे कोल्स पे, फोकस करेंगे पेट्रोलियम क्या होते हैं, कोल कैसे बनते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज पे हम लोग फोकस ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है ना। मैन मेड पे भी करेंगे। सो इस चैप्टर का मेन मोटिव हमारा क्या है, पहले आप लोग बताइए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं एंड जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। पहली बात ये है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कैसे होते हैं, हमारे गॉड गिफ्टेड होते हैं। ओके, ये हमारे क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। सब हम लोग खुद से नहीं बना सकते हैं, ये इस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। हमारे लिए ये सब बनाना अभी के टाइम के हिसाब से और इसके आगे के टाइम के हिसाब से हमारे लिए सारी चीज़ें बनाना इम्पॉसिबल कहलाई जा सकती हैं। इसीलिए क्या होते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन एक और टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज, जो कौन बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं। ओके, वो सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमंस बनाते हैं। वो उस टाइप के जितने भी काम होते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रोड, ठीक है ना, बहुत सारे जितने भी और अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ है वो सब हम बनाते हैं। मतलब हम इतना तक दे सकते हैं, मतलब हम इतना कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सनलाइट, हम अपना सन बना सकते हैं। अभी के ज़माने से जितना अभी तक हमने ग्रोथ किया है अपने इकनॉमी में, जितना भी अभी तक हमने डिस्कवरीज की है, ना तो हम एयर बना सकते हैं, ना तो हम सनलाइट बना सकते हैं, ना तो हम अपना खुद का सी बना सकते हैं, ना तो वाटर। मतलब वाटर भी हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं ना, वो सब किससे आता है, वाटर। हमारा जो भी वाटर साइकिल होता है सी से ही आता है ना। तो सी हम लोग बनाए थे क्या, हम लोग खुद से सी बनाए थे कि वो सब गॉड गिफ्टेड था, वो सब गॉड गिफ्टेड है जो हम नहीं बना सकते। हमारे आने वाली जितने भी आगे की पीढ़ी वो भी कोशिश करके भी ये सब नहीं बना सकती है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है हमारा, अब हम क्या देखने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के भी ना 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना। मेजर 2 टाइप्स होते हैं, तो हम लोग वो टाइप्स देखते हैं। तो मेजर 2 टाइप्स क्या हैं हमारे, inexhaustible resources, exhaustible resources। ओके, सो inexhaustible resources क्या होते हैं, inexhaustible resources का मतलब क्या होते हैं, these resources are present in unlimited quantity, okay, in nature and are not likely to be exhausted by human activities। तो inexhaustible के मतलब से हमें पता चल रहा है कि ये इस टाइप के रिसोर्सेज है ना जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। पहली बात, ठीक है ना, ये इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास होते हैं। जैसे सनलाइट एक दिन आई एक दिन ख़त्म हो जाती है क्या, हवा एक दिन आई एक दिन बंद हो जाती है, पानी आप एक दिन पीते एक दिन नहीं आती है क्या, पानी में तो बारिश नहीं होती है, होती रहती है, साइकिल के रूप में होती रहती है ना। तो वो क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में। आप लोग सोचते होंगे किस दिन ये सनलाइट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। हवा भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, इसीलिए किस में आती है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आती है। और ह्यूमन के किसी भी एक्टिविटी से ये जितने भी रिसोर्सेज है ये कम नहीं हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ओके, सो जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे किससे होते हैं, मतलब जैसे कि इनका जो अमाउंट होता है ना वो लिमिटेड होता है। ओके, लिमिटेड क्वांटिटी में अमाउंट होता है, ठीक है, ये अनलिमिटेड नहीं होते हैं। एंड ये ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज़ से, मतलब अगर ह्यूमन ने कुछ एक्टिविटीज़ की इसके ऊपर तो ये ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, फिर हमारे पास क्या है, कोल। तो अगर मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, अगर ह्यूमन ने कौन सी एक्टिविटीज़ की, अगर ह्यूमन ने फॉरेस्ट का एग्जांपल लेता, अगर ह्यूमन ने फॉरेस्ट को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर ये ह्यूमन्स ने जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, अभी भी तो मर ही रहे हैं, लेकिन अगर और भी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में कर दिया तो जैसे कि अभी भी जितने सारे
हमारे जितने अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ हैं वो क्या हो जा रहे हैं, अभी हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं ना। सो अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगी किसी दिन। और जो हमारा कोल होता है जिससे सब कुछ चलता है, जिससे बहुत सारे इंजन चलते हैं हमारे घर में, मतलब बहुत जितने भी अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कोल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। कोल बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। सो कोल भी अगर ये बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो रहा है आज के ज़माने में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है जिससे कोल भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे क्या थे, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप्स से। सो अब हम देखने वाले हैं और 2 चीज़ें, ठीक है। सो ये इसके टाइप्स नहीं है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज टाइप नहीं, ओके। सो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप नहीं है, हमने ऐसे ही आपके लिए बनाया है। क्या है ये, हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। सो ये कैसे रिसोर्सेज होते हैं। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में ही नहीं दिया है लेकिन आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, ठीक है। आप इसके भी नोट्स बना लीजिए। तो ये क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये कैसे रिसोर्सेज होते हैं, ये इस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल मतलब ये इस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, if they are replenished they can be renewed quickly। इसका मतलब क्या होता है, उन्हें हम फिर से बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि कोल और फॉसिल है, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत मतलब हम इसे खुद से भी बना सकते हैं, ओके। सो ये इस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, खुद ब खुद बनते रहते हैं। हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे कोल बनता है, ठीक है ना। हम ये देखेंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है कोल का, तो हम लोग इसका प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है। सो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम इसे बना सकते हैं, ओके। ये हमारे हाथ में है कि हम लोग इसे बना सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, ओके। सो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हम लोग खुद से बना नहीं सकते, जैसे कि हमारा वाइल्ड लाइफ हो गया, एनिमल्स हम बना सकते हैं क्या खुद से। देन हमारे रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं ना, वाइल्ड लाइफ एक चीज़ हो गई। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मतलब जितना हमारे प्लांट्स हैं, हमारे जितने भी फ्रूट आते हैं ना, मतलब जितने भी फॉरेस्ट से इधर उधर से जितने प्लांट हैं, तो इधर उधर के जितने भी फ्रूट्स आते हैं ये भी हम लोग खुद से सीड्स तो ला सकते हैं, लेकिन सीड्स भी कहाँ आते हैं, किससे आते हैं, पेड़ से ही आते हैं ना। पेड़ के जब फल आएंगे तभी, अगर पेड़ ही ख़त्म हो गया तो कैसे उसके सीड आएंगे, तो ये भी हम नहीं बना सकते खुद से केमिकल प्रोसेस से। तो ये भी हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनका भी हमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़त्म हो सकते हैं, ओके। सो ये हमारे क्या थे, ये थे हमारे इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मैंने आपको अच्छा खासा सब समझा दिया है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉसिल्स क्या होते हैं, ओके। सो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा फॉसिल्स क्या होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे जो पत्थरों पे कुछ मरे हुए जानवरों के ऐसे कुछ लाइक पेस्ट जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, जैसे कि इसको यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फॉसिल के आपके पिक्चर्स देख रही हो, ऐसे आपने कुछ देखा होगा, या फिर यहाँ पे जो मैंने बनाया है ऐसा कुछ देखा होगा आपने टीवीज़ में वगैरह वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ओके। सम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लाइक coal, petroleum and natural gases. These are formed from the dead remains of living organism. So जो यहाँ से यहाँ वाला है ना, यहाँ से यहाँ वाला जो डेफिनेशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। जो हमारे फॉसिल्स होते हैं ना, हमारे जो फॉसिल्स होते हैं इसके लिए भी ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे फॉसिल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एट फॉसिल्स। फिर आप यहाँ से यहाँ तक का डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो फॉसिल फ्यूल्स के लिए भी, ठीक है। इसी में दोनों डेफिनेशंस हैं आपके। सो अब हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे कि यहाँ पे 3 हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है ना, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और नेचुरल गैस भी क्या होता है, केमिकल टाइप से बनता है, ठीक है। सो दीज आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये सब किससे बनता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब बनता है डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, ओके। जो हमारे
कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं वो सब डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. सो ये जितने भी होते हैं ना कोल, पेट्रोलियम और ये सब जितने भी डेड रिमेन से बनते हैं ऑर्गेनिजम्स के, सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. एंड सम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो डेड और रिमेनिंग से बनते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फॉसिल्स. ठीक है ना, इसी में दो डेफिनेशन है. अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डेफिनेशन लिखोगे और इसके आगे क्या लगा दोगे, आर कॉल्डेड फॉसिल्स लगा दोगे तो किसका डेफिनेशन हो जाएगा, ये फॉसिल्स का डेफिनेशन हो जाएगा. और अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेफिनेशन लिख लोगे और ठीक है, सो वो आपका किसका डेफिनेशन हो जाएगा, वो आपका फॉसिल फ्यूल्स का डेफिनेशन हो जाएगा. ठीक है, सो इसी में आपके जो दोनों डेफिनेशंस हैं ना वो छुपे हुए, तो आप यहीं से जाके दोनों डेफिनेशंस लिख सकते हैं. आप यहाँ से भी कॉपी कर लीजिए. ओके, सो ये हमारा क्या था, ये था हमारा fossil fuels and fossils. ठीक है, so now let's move to our next. So अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल. ठीक है, व्हाट इज़ कोल. अब हम इस चैप्टर में आगे डीप में देखने वाले कि कोल क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, पेट्रोलियम क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, रिफाइनिंग क्या होती है, देन नेचुरल गैसेस क्या होती है. ओके, सो अब हम देखते हैं कोल क्या होता है. ठीक है ना, व्हाट इज कोल. जैसे कि यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे कोल का एक पिक्चर बना हुआ है. ओके, सो कोल के इस टाइप का दिख रहा है. आप लोगों ने तो अपने गांव में देखा होगा ना कोल. अगर आप लोग अभी सिटी में रहते हो तो सिटी में ज़्यादा कोल देखने को मिलता नहीं है ना. जैसे कि मैं जानती हूँ सिटी में ज़्यादा कोल देखने को मिलता नहीं, कभी कभार कहीं पर दिख गया. एंड आपके गाँव में अगर आप लोग जाते होगे तो विंटर डेज़ में बहुत ज़्यादा कोल दिखते होंगे आपको, है ना. तो गाँव में बहुत दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में कम दिखते हैं. ठीक है, एंड कोल होता क्या है, तो कोल पहले आपको पता है, इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. तो वो स्टोन जैसा ही होता है, लेकिन स्टोन तो बहुत सारे कलर के होते हैं ना, ग्रे होते हैं, ब्राउन होते हैं, लेकिन इसका कलर क्या होता है, हमेशा ब्लैक होता है. ओके, सो इसका कलर ब्लैक होता है. एंड ये स्टोन जितना ही हार्ड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टोन जितना ही हार्ड होता है, लेकिन इसका कलर ऑलवेज ब्लैक होता है. ये समय के साथ चेंज नहीं होता, सिर्फ ब्लैक ही रहता है. ओके, सो अ फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग. अब इसके यूजेस देखते हैं हम. तो जो ये कोल होता है वो बहुत सारे गाँवों में कुकिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है ना, अलग अलग कंट्रीज़ में भी कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर ये कुकिंग के लिए यूज़ होता है. फिर यूज्ड अर्लियर इन रेलवे. तो जो रेलवे इंजन्स होते थे ना, उसमें स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हमारा जो ट्रेन है वो चल सके. पुराने ज़माने में इतने ज़्यादा हाईटेक मशीन नहीं होते थे जैसे कि अब हैं. अब तो इलेक्ट्रिसिटी और इन सब से चलता है ना. पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग होते थे जो इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा कोल के डालते रहते थे ताकि वो जो ट्रेन है वो चलता रहे स्टीम से. ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता. लेकिन पुराने ज़माने के रेलवेज़ में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था. ठीक है, ट्रेन को चलाने के लिए. फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल्सो इन मैनी इंडस्ट्रीज़. और ये बहुत ही सारे इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है. ठीक है ना, अभी भी ये बहुत ही सारे अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है. ठीक है, सो अब हमने देख लिया कि कोल क्या होता है. नॉर्मल सा यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन भी देख लिया कि कोल इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ स्टोन इज़ नोन एज कोल. तो हम ऐसे भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं. अब हम देखेंगे इसका कुछ फॉर्मेशन की, कोल बनता कैसे है. ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कोल बनता कैसे है. ठीक है, सो 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या था ना, बहुत सारे पेड़ थे. अब तो पेड़ कटते जा रहे हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब खाली लैंड हो गया ना. कहाँ पे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट दिखते हैं. ठीक है ना, फॉरेस्ट भी जलते जा रहे हैं नेचुरल प्रोसेसेस के हिसाब से, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से. और क्या हो रहा है ना, जितने भी पेड़ है वो अपने आप गिरते जा रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है. ठीक है, सो अब पुराने ज़माने में 300 मिलियन ईयर पहले क्या था ना, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट थे. ठीक है, सो अब 300 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हो रहा था ना, बहुत सारे फॉरेस्ट थे. और क्या था कि बहुत सारे टाइप के ना नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे थे. ठीक है, जैसे कि 300 ईयर अगो पहले बहुत सारे पेड़ भी थे, लेकिन उसी हिसाब से बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस भी हो रहे थे. जैसे कि हमारा हो गया फ्लडिंग हो गया. ठीक है ना, एंड बहुत सारा अर्थक्विक्स आते थे. वोल्केनोज भी थे उस समय, तो वोल्केनोज भी इरप्ट होते थे जो भी हमारे एक्टिव थे. तो बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस के चलते क्या होता था, जितने भी फॉरेस्ट के पेड़ थे वो नेचुरल प्रोसेस
प्रोसेस से डिफॉरेस्ट तो नहीं होते थे, डिफॉरेस्टेशन मतलब ह्यूमन उसको काटते थे, क्या होते थे वो पेड़ गिर जाते थे और वो क्या होते थे वो डिकम्पोज होके किस में चले जाते थे, वो डिकम्पोज होके मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर दबते जाते थे, ठीक है ना, अंदर डीपर एंड डीपर दबते जाते थे। अपने आप ही ये पेड़ गिरते रहते थे क्योंकि नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है ना कि फ्लड आ रहा है, कहीं वॉल्केनिक इरप्ट हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसके वजह से पेड़ अपने आप ही टूट के नीचे मतलब सॉइल पे ही गिरेंगे। अब कहाँ गिरेंगे, तो सॉइल पे गिरते थे तो अपने आप ही वो सॉइल के अंदर डीपर एंड डीपर सिंक होते जाते थे, ठीक है। कभी वो सिंक होते थे जैसे कि हवाएं चल रही हैं, बहुत सारे सॉइल का बहुत ज़्यादा मोटी लेयर उनके ऊपर आ जाती थी तो और डीपर होते जाते थे। फिर टेम्परेचर की वजह से वो और डीपर होते जाते थे। जैसे कि अब जैसे ही ज़मीन के और अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर भी तो राइज होता है ना, क्योंकि अर्थ में जो मिडिल कोर होता है उसमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो जैसे उसके पास आओगे तो और गर्मी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा वो नीचे आते जा रहे थे, नीचे कोर की तरफ खींचाव उनका बढ़ रहा था। तो ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से पहले तो वो टूटे, अब ज़मीन के अंदर क्या हुआ, अब वो दबते गए, ठीक है ना। सो इसके वजह से क्या होता था, वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता था, वो डीपर और डीपर सिंक होते जाते थे, ठीक है। सो अब हम देखेंगे अंडर हाई टेम्परेचर and high pressure dead plants got slowly converted to coal। अब इसी के चलते अब वो लोग क्या हो रहे थे, जब इतना ज़्यादा प्रोसेसेस हो रहा था नेचुरल प्रोसेस, तो उसी के चलते ये जितने भी प्लांट्स थे और ट्रीज थे जितने भी अंदर जा रहे थे, क्या हो रहा था नेचुरल प्रोसेसेस जब उन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एक तो पड़ रहा था, ऊपर वाली ज़मीन से भी पड़ रहा था एंड नीचे वाली ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसे खींच रही थी, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। एंड धीरे धीरे जब वो नीचे जा रहा था तो अर्थ का जो कोर होता है वहाँ पे जब नीचे धीरे धीरे जाएगा तो और भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा था जिसके वजह से जो हमारे प्लांट्स और जितने भी डेड यहाँ पे प्लांट्स थे हमारे, वो क्या हो गए धीरे धीरे किस पे कन्वर्ट होने लगे, धीरे धीरे हमारे कोल में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। सो ये धीरे धीरे करके कोल में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। सो एज कोल कंटेन्स मेनी कार्बन द स्लो प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एट कार्बोनाइजेशन। तो जैसे कि हमारे जितने भी यहाँ पे ट्रीज़ हैं उसके अंदर मतलब जो हमारे कोल होता है उसके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, ठीक है ना, कोल के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन होता है। सो दिस प्रोसेस, अब यहाँ पे क्या बोला जाए, एक डेफिनेशन आपको दिया गया है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन मतलब ये प्लांट्स तो मर गए हैं ना, तो जब ये स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू हमारे कोल इज कॉल्ड एट कार्बनाइजेशन, ठीक है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेड जितने भी वेजिटेशन, तो वेजिटेशन मतलब हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स है, सो जितने भी डेड वेजिटेशन होते हैं ना, जब वो स्लोली कन्वर्ट होते हैं कोल में तो उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है यहाँ पे हमारा, कार्बोनाइजेशन, ओके। सो इस पूरे प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। तो आप इसे डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो। तो डेफिनेशन क्या है, एज कोल कंटेन्स मेनी कार्बन, जैसे कि आपको पता है कि कोल बहुत सारे कार्बन कंटेन करता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, दैट प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन, ठीक है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोल के कन्वर्शन को, प्रोसेस को, फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ओके। सिंस इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन वेजिटेशंस, कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। अब जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे फ्यूल्स, अब फ्यूल्स मतलब लिक्विड नहीं, यहाँ पे कुछ भी फ्यूल्स हो जाता है, ठीक है ना, जो हमारी किसी चीज़ को चलाने में मदद करे, ठीक है, फ्यूल वही होता है। सो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सिंस इट इज़ फ्रॉम द रिमेनिंग वेजिटेशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोल इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। अब जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल का मतलब पढ़ा था कि ऐसे फ्यूल जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल के वेजिटेशन से बनते हैं उन्हें हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पे हमारा जो कोल है वो भी तो उसी प्रोसेस से बना है ना, इसको हम कार्बनाइजेशन के प्रोसेस से बन रहा है, इसे हम कोल बोलते हैं। एंड ये एक फॉसिल फ्यूल भी है क्योंकि ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल से बन रहा है, ठीक है। सो ये एक फॉसिल फ्यूल भी हमारा जो कोल है, ओके। सो अब हमने क्या देखा इस प्रोसेस में, हमने देखा
कि कोल क्या होता है, उसके 3 यूजेस हमने देखे। यहाँ पे हमने पूरे कोल का फॉर्मेशन देखा। तो एक बार अच्छे से फॉर्मेशन को समराइज़ कर लेते हैं। जब बहुत 300 ईयर मिलियन पहले क्या होता, बहुत सारे फॉरेस्ट थे, ठीक है। सो जब फॉरेस्ट टूट अपने आप नेचुरल प्रोसेस जब वो गिरने लगे तो वो हमारे जो सॉइल है उसके अंदर धीरे धीरे विंड चलती थी तो उसके ऊपर मोटे मोटे सॉइल के लेयर आ जाते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर की वजह से, सारे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से वो जो हमारे जितने भी पेड़ थे वो नीचे आते गए। सो जब वो इतने ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को झेल रहे थे तो उसी टेम्परेचर प्रेशर की वजह से क्या हुआ, एक स्लो प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से हमारा कोल बन गया। एंड जैसे कि कोल कार्बन कंटेन करता है, इसीलिए कोल के जो फॉर्मेशन को प्रोसेस होता है ना, कोल का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस, उसे हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है। एंड कोल माइन भी किया जाता है जैसे कि आप लोगों को पता है। सो दिस वॉज आर व्हाट इज़ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल क्या होता है, एंड जितने भी बाकी चीज़ें अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगले पार्ट के लिए आप वो वेट कीजिए। एंड आई बटन में मैं उसका जितने भी आगे के पार्ट्स हैं वो आपको वहाँ पे दे दूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।